नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज की वीडियो है कोशिका के बारे में, जो आपका एक छोटा सा चैप्टर है कोशिका, लेकिन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। जिसमें देखेंगे हम लोग कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का संरचना और कोशिका का कार्य। आपको पता है कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु कोशिका तो दूसरा पादप कोशिका। आपको तो पता ही होगा। तो हम लोग इन दोनों कोशिकाओं के प्रश्न देखने वाले हैं एक वीडियो में, क्योंकि दोस्तों अभी कौन सी योजना चल रही है, एक वीडियो एक चैप्टर योजना चलाई जा रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 के तरफ से, जिसमें एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग देखते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनको भी ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो मिस करते हैं तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न मिस कर देंगे, और हम लोग एक एक प्रश्न का डिस्कशन भी करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। एक ही वीडियो में आपको सारे प्रश्न याद करा देंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये सत्य नहीं है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए कुछ अर्धसूत्रण के बारे में जान लेते हैं। अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है, याद रखिएगा। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं और जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है गोनॉड, याद रखिएगा, जनन ग्रंथि को गोनॉड बोला जाता है। अब देखते हैं थोड़ा इसका डिटेल्स में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है और यह निम्न दो चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री और अर्धसूत्री द्वितीय, यानी अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री द्वितीय में यह संपन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक एक कोशिका का कोशिकांग है जिसको मास्टर बोला जाता है, याद रखिएगा। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, तो याद रखिएगा नाभिक को मास्टर बोला जाता है कोशिका का। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? तो ये नाभिक ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है नाभिक, यानी कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो नाभिक, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित भी करता है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका की क्रियाकलापों को कौन नियंत्रित करता है? तो नाभिक के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना बोला जाता है, याद रखेंगे, और ये बार बार प्रश्न आपके पेपर में नज़र आ जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाइसोसोम, जो है केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम, याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बात करें गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है, और इसकी खोज 1955 में की गई थी। किसके द्वारा? डी डुबे ने
इसकी खोज की थी लाइसोसोम की। इसका प्रमुख कार्य की बात करें दोस्तों तो कोसा में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई तो कोशिका ही है, सेल है। याद रखिएगा, मूलभूत इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। जबकि लाइसोसोम का भी हम लोग बात किए थे दोस्तों, तो उसकी खोज किए थे डी डुबे ने। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। और केंद्रक क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। और कोशिका को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं एग्जाम तक। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण सेल विभाजन। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है और इसे परोक्ष कोशिकी विभाजन भी कहा जाता है। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की यानी काई की कोशिकाओं में होता है। और इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। तो याद रखिएगा, शरीर में अगर कहीं भी चोट लगती है तो उसकी मरम्मत जो होती है वो केवल और केवल समसूत्रण सेल विभाजन के द्वारा होती है। अगला सवाल है, कोशिका भित्ति यानी जोड़े मिलाना है दोस्तों। एक तरफ आपको कोशिका भित्ति और एटीपी दिख रहा है और यहाँ इसके सामने जानवर की कोशिका, पौधे की कोशिका, एटीपी में है सूत्रकणिका और जीन्स। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे असत्य हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे ने जरूर एग्जाम पूछा, लेकिन इसके ऑप्शन में उन्होंने गलती कर दी थी। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाने वाली एक संरचना है। याद रखिएगा, यह सेलुलोज की बनी होती है और इसी आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। आप देख सकते हैं विकल्प, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। हालांकि ये रेलवे आरआरबी जेई के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका एक जंतु के शरीर में पाई जाती है, न्यूरॉन। तो जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है और यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका जो है इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? यानी एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला कौन सा अणु है? तो जल है। कोशिका में सबसे ज़्यादा जल के अणु पाए जाते हैं, आप लोग को पता है। और देख लेते हैं इसका डिटेल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक प्रश्न का डिटेल्स। तो कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपसे रिपीट होकर पूछा जाता है। केंद्रक एवं केंद्रिका पाई जाती है कोशिका के अंदर। जीव द्रव्य गोल्जिकाएं, कणाभ सूत्र, अंतर द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक, ये सारी कोशिका के भीतर पाए जाते हैं और ये सारी संरचना है कोशिका की। जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80% है, प्रोटीन 15% है, वसा 3% है, कार्बोहाइड्रेट 1% है और अकार्बनिक लवण की बात करें तो ये भी 1% है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें से विषाणु के ऊपर कोशिका सिद्धांत का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है आइए जान लेते हैं दोस्तों। तो स्लाइडेन तथा स्वान का नाम आपने सुना होगा। तो स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो जो कि 1855 में के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन ओमनिस सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया था दोस्तों? तो रुडोल्फ विर्चो ने किया था 1855 में। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंक्रियन बोलते हैं, पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो यही वायरस को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था इसका राइट आंसर। अगला सवाल निम्न को सुमेलित करें। लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। डीएनए एक गुणसूत्र है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। अगला सवाल देख लेते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो हम लोग अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को 2-3 बार रिपीट करके बताया था कि केंद्रक जो है दोस्तों वो कोशिका के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका को कौन नियंत्रण करता है, उसके कार्य को कौन नियंत्रण करता है? तो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। और ये केंद्रक जो है दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, फिर से आपको याद कराने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा फैक्ट। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है और कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। और इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। अगला सवाल देखते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेटाफेज। दोस्तों सूत्री विभाजन का वह चरण है मेटाफेज जिसके दौरान विभाजित सेल का जो गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न क्योंकि एलपी आपके 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, शिफ्ट 2 में देख सकते हैं। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का
जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों। और पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला सवाल है पादप कोशिका से यानी प्लांट सेल से कोशिका को दो भागों में बांटा गया था। एक था जंतु कोशिका, जिसके बारे में हम लोग सारे प्रश्न देख लिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न है पादप कोशिका से, उसको भी हम लोग देख के वीडियो को समाप्त करते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन की वजह से पौधों में नीला, बैंगनी, लाल फ्लोनोवाइड वर्णक पाया जाता है। एंथोसाइनिन की वजह से पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ सकता है कि जामुन में कौन सा उपस्थित रहता है, तो एंथोसाइनिन उपस्थित रहता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है। तो राइट आंसर था क्लोरोफिल। अगला सवाल देख लेते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है सेलुलोज। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। याद रखिएगा, मनुष्य इसको पचा नहीं सकता है कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि एक पादप यानी ये पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग ध्यान रखेंगे। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज बोला जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा सेल चैप्टर से बनने वाला वो प्रश्न जो आपके पेपर में सीधे दिखने वाला है। और आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को पढ़िए, ध्यान से आप लोग बातों को सुनिए। अगर एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यानी मैं बता भी दे रहा हूँ आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, उत्तक होने वाला है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। सारे प्रश्न देखेंगे, इसमें लगभग 100 से प्लस देखने वाले हैं प्रश्न उत्तक में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी मात्रा में पूछी गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।